Electrochemistry is the chapter which deals with relationship between electrical energy and chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसकी स्टडी करना, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डे टू डे लाइफ की एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। जैसे आपके पास जितनी भी तरह की बैटरीज हैं, व्हाट आर बैटरीज? These are the devices used to convert chemical energy to electrical energy. On the basis of our demand कि हमें 0.25 वोल्ट चाहिए, हमें 2 वोल्ट चाहिए, 0.35 वोल्ट चाहिए, अलग अलग तरह की बैटरीज डिजाइंड हैं। स्टैंडर्ड बैटरी 0.5 वोल्ट की होती है, बटन सेल 0.35 वोल्ट का होता है, इन्वर्टर बैटरी, कार बैटरी में 2 वोल्ट के कॉम्बिनेशन इन पैरेलल लगे होते हैं। तो आपके पास जितनी भी बैटरीज हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, राइट। इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस जितनी भी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, चाहे वो प्यूरिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज हो रहा है, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए यूज हो रहा है, ऑल इज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड फीचर हैं, चाहे उनकी कंडक्टेंस है, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस है, उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, राइट। रस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब एडवांसमेंट हुई तो हमने रस्टिंग फिनोमेना को स्टडी किया और सोचा कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने के तरीके क्या हो सकते हैं। पर पहले हमने केमिकल चेंज को एक्सप्लोर किया कि रस्टिंग में केमिकल चेंज क्या हो रहा है। वो केमिकल चेंज हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उसको बचाने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए, या हमारे पास किसी जगह रस्टिंग हो रही है तो उस मटेरियल को ही चेंज कर दें। ये थॉट प्रोसेसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आउटकम है, राइट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस अ वास्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंसेस, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद इलेक्ट्रिसिटी इन केमिस्ट्री। आप फिजिक्स में इस टाइम पे शायद इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैट डील्स विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डे टू डे लाइफ। बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो सारी चीज को स्टडी करना, दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन को आपको समझाते हैं। हम यहाँ पर उसी इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइट के जरिए समझाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोलाइट पे इफेक्ट या इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिसिटी पे इफेक्ट, दैट इज आर एम। केमिस्ट्री का एम है इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन के साथ ब्लेंड करना। चाहे केमिकल रिएक्शन की वजह एक इलेक्ट्रिकल चेंज हो या केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ हो, इन दोनों चीजों को स्टडी करना, दैट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को मैं 4 हिस्सों में बांटता हूं, जैसा बुकलेट के फर्स्ट पेज पे दिया है। सेक्शन 1 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये हमें बताता है इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, अमाउंट कितनी आनी है, कैसे आनी है, और अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, एक से ज्यादा आयन प्रेजेंट है, तो उसकी अमाउंट कैसे पता लगानी है, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा। सेकंड सेक्शन डील विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड कोलरॉश लॉ। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, इट कैन बी एक्वस सॉल्यूशन, इट कैन बी मोल्टन सॉल्यूशन। तो कितनी कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन की होगी और इसकी कंडक्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यहां पर भी कंडक्टेंस है और फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं आप इस टाइम कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, तो दोनों को अलग रखना है। इलेक्ट्रिसिटी जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वो वायर एक मेटल रॉड है, यहाँ जो आप पढ़ते हैं वो एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें आयंस की वजह से कंडक्टेंस हो रही है, करंट कैरी हो रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड नर्स्ट इक्वेशन। ये बेसिकली केमिस्ट्री है जहां पर हम एक केमिकल रिएक्शन के जरिए एक आयन की नेचर की वजह से, एक आयन की इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने की वजह से करंट कैरिंग कैपेसिटी को स्टडी करते हैं।
हमने अलग अलग टूल्स डेवलप किए जिनको हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ईएमएफ कहा, उसकी एप्लीकेशन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा, और कंसंट्रेशन चेंज को स्टडी करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन को स्टडी किया। एंड फाइनली चैप्टर डील्स विद कमर्शियल सेल्स एंड प्रोडक्शन। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के यूज को स्टडी करना है हमने थ्रू द केमिकल रिएक्शन, राइट। तो एक डेफिनेशन लिखेंगे पहले, राइट डाउन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद interaction between chemical energy and electrical energy. Chemical energy and electrical energy. Electrolytic cell is a device. Electrolytic cell is a device which converts electrical energy to chemical energy. While electrochemical cell is a device which converts chemical energy to electrical energy, which converts chemical energy to electrical energy. बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आप 10th क्लास तक भी पढ़ चुके होते हैं, आपको थोड़ा आइडिया होता है। हमने करंट को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में पास किया, दो इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड बन गई और आयन उनकी तरफ मूव कर गए और वहां कोई रिएक्शन हुआ, उसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस कहा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, कई बार हम ध्यान से उसे पढ़ते हैं, कई बार ओवरलुक कर जाते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का एम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, वो तो एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बेसिकली +2 में ही पढ़ते हैं, जहां हम थॉरो रीजनिंग समझते हैं कि करंट के जनरेट होने की वजह क्या होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट ऑलरेडी बाहर से आ रहा है, सर्टेन सर्किट से आ रहा है, और हम उस करंट की मदद से कुछ करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट हम जनरेट करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ऐसा गिफ्ट है मैनकाइंड के लिए कि हम करंट को जेब में लेकर घूम पा रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वी कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मली वी कैन नॉट स्टोर। अदरवाइज जब बरसात होती है, पानी पानी होता है, क्यों ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके रख लें और सूखा पड़ने पे डिलीवर कर दें, राइट। बट वी कैन नॉट डू इट। हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके नहीं रख सकते, वो एक रेगुलर फ्लो है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक ऐसा डिवाइस है, हम छोटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं मोबाइल बैटरी को हम एक टाइम चार्ज करते हैं और उसके बाद हम अपने डिवाइस की एबिलिटी के बेस पर उसे 2 घंटे, 4 घंटे, पूरे दिन, 4 दिन, 1 महीने के लिए रख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इन्वर्टर बैटरीज हैं, कार बैटरीज हैं, 2 व्हीलर बैटरीज हैं, न्यूमरस टाइप ऑफ बैटरीज हैं। हर एक की अपनी अपनी करंट जनरेटिंग कैपेसिटी है। तो इन अ वे आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर पा रहे हो, इन अ वे आप इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर पा रहे हो जहां भी जा रहे हो।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे बड़ा गिफ्ट मैनकाइंड को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। अभी हम उतनी बड़ी बड़ी बैटरीज नहीं क्रिएट कर पा रहे कि हम सारी चीजें चला पाए, या हम वो क्रिएट कर पाते हैं तो दिक्कत ये आती है कि उसके साथ खर्चे बढ़ जाते हैं, मैनेजमेंट बढ़ जाती है, स्पेस बढ़ जाता है। बट स्मॉलर डिवाइसेस कैन रन वेरी वेल ऑन द बैटरीज, जिन्हें स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। तो आई होप आप मेरी बात का मीनिंग समझ पाए हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो डे टू डे लाइफ के बहुत सारे फिनोमेनास के साथ रिलेट होता है। तो हम एक एक करके एक एक चीज पकड़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, राइट? लिखिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोलिसिस। स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, पहले मैं रीड कर रहा हूं, आप काउंटर डिस्कशन करेंगे और साथ साथ नोट कर लेंगे, पर पहले मेरी बात समझेंगे, नोट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट by discharging of ions on passing current through aqueous or molten solution। तो इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम ये कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइट की डीकंपोजिशन करवाते हैं जब हम करंट को पास करते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस में डीकंपोजिशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की। कैसे डीकंपोजिशन होती है? बाय डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। तो डीकंपोजिशन में पार्टिसिपेट क्या हो रहा है? करंट कर रहा है। और कैसे कर रहा है? ये आयन की डिस्चार्जिंग कर रहा है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, या तो एक्वस सॉल्यूशन है या मोल्टन सॉल्यूशन है, और हम करंट पास करके उसके आयंस को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने का मतलब आयन का चार्ज खत्म कर देना, कैटायन को न्यूट्रल कर देना और एनायन को न्यूट्रल कर देना। अगर कैटायन एनायन न्यूट्रल हो जाएंगे तो वापस इलेक्ट्रोलाइट नहीं बन पाएगा। इलेक्ट्रोलाइट इज आयनिक सॉल्ट, तो उसकी वापस फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स डीकंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस ऑन पासिंग करंट थ्रू एक्वस और मोल्टन सॉल्यूशन। एक्वस होता है पानी का सॉल्यूशन, मोल्टन होता है एक आयनिक सॉल्ट को मेल्टिंग पॉइंट पर लाकर उसके आयंस को एक दूसरे से अलग किया जाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हर जगह इकट्ठी ही होती है। इलेक्ट्रोलिसिस में करंट ही ऑक्सीडेशन करा रहा है, करंट ही रिडक्शन करवा रहा है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड वेयर एज रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। बेसिकली कैटायंस कैथोड की तरफ जाएंगे और कैटायंस न्यूट्रल कब होंगे? जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो हमने कहा ये एक सेटअप है सेल का, जहां पर मेरे पास कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एनोड की तरफ एनायन ने जाना है, तो एनायन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो एनोड पर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। दिस इज अ प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हम कहते हैं एनोड इज एन इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एज एनायन इज डिस्चार्ज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड की तरफ कैटायन ने जाना है। अगर मेरे पास कैटायन इलेक्ट्रॉन लेगा तभी वो न्यूट्रलाइज हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन के लेने को रिडक्शन कहते हैं, राइट? तो हमने एक बैटरी को अटैच किया, एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये चार्जेस क्यों डेवलप हुए? क्योंकि हमने बाहर से एक बैटरी, बाहर से एक इलेक्ट्रिकल सेटअप, डीसी करंट लगा रखा है। डायरेक्ट करंट अब तक आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिसको लगाया वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जिसको लगाया वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गई। नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने कैटायंस को अट्रैक्ट किया, उन्हें इलेक्ट्रॉन दिए और वो रिड्यूस हो गए। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ने एनायन को अट्रैक्ट किया, एनायन ने इलेक्ट्रॉन दिया और वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो हमने कहा ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड बिकॉज एनायंस आर डिस्चार्ज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, and reduction occurs at cathode as cations are discharged by loss of gain of electron। इसके अंडर हमने दो आर्टिकल पढ़ने हैं।
in detail, qualitative estimation of product of electrolysis is done by preferential discharge theory. Qualitative का मतलब है किस आयन की डिस्चार्जिंग होनी है, किस आयन की डिस्चार्जिंग होनी है, कौन पहले जाकर डिस्चार्ज होगा, वो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बताएगी. एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इज कैरिड आउट बाय फैराडेज लॉज. तो इस चैप्टर में, इस सेक्शन में दो चीजें हमने पढ़नी है, एक प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी और एक फैराडेज लॉ. मैंने यहाँ नोट डाल के लिखा है, इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट मीन ब्रेकिंग अप ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस. ये क्यों लिखा है? ये एक मिसकंसेप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर. बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ते और पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में डिसोसिएशन होती है. नो, इलेक्ट्रोलाइट कहते ही उसे हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देता हो. ये तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइट की. इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड फ्री आयंस ऑन डिसोसिएशन और आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन. तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस में कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रो मींस करंट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. तो मैं करंट की मदद से ब्रेक डाउन कैसे करवा रहा हूं? बाय डिस्चार्जिंग आयंस. तो हमारा काम यहां पर इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है, और वो ब्रेकिंग किसके जरिए होगी? डिस्चार्जिंग ऑफ आयन से होगी. क्लियर है? नोट कीजिए और जो समझ ना आए वो साथ साथ डिस्कस कीजिए. एनी क्वेश्चन? हाँ जी कुंवर. सर तो फिर मतलब आयनिक कंपाउंड्स एटम्स में डिसोशिएट होते हैं इस प्रोसेस में? नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं. हम कह रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो किसी न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे वो हम अभी नहीं कह रहे. राइट? हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन है. अगर कैटायन और एनायन के ऊपर चार्जेस रहेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट वापस रीजनरेट कर देंगे. इलेक्ट्रोलाइट को डिस्ट्रॉय करना है. दैट इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इट इज ओनली कैरिड आउट व्हेन आयंस आर डिस्चार्ज. डिस्चार्जिंग के बाद क्या बनेंगे वो नहीं पढ़ा हमने अभी तक. ओके सर. हाँ जी. अक्षांश क्या पूछना चाह रहे थे बेटा? हाँ जी अक्षांश. सर मैंने ये पूछना था कि अगर हम लोगों को एक्वस और मोल्टन स्टेट में वो करना हो कंपेयर के इलेक्ट्रोलिसिस का रेट किस में ज्यादा होगा सर? तो एक्वस में होगा ना ज्यादा? ये कह पाना तो मुश्किल काम है सर, बट एक्वस में थोड़ी सी फैसिलिटेशन मिल रही है क्योंकि ऑलरेडी जो आयंस है वो ब्रेक हो रहे हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रोलिसिस में होने के बस डिचार्ज करना रह जाएगा. लेकिन मोल्टन स्टेट में भी तो वो डिसोशिएटेड फॉर्म में ही रहते हैं ना. मोल्टन स्टेट का मतलब भी यही है, वेयर इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोशिएटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. ओके सर. सर हाँ जी माननीय. सर एक बार क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट वाला पॉइंट दोबारा समझा दो. ओके बेटा.
बेटा क्वालिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं और एक से ज्यादा आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो किस आयन की डिस्चार्जिंग होगी। अगर मेरे पास दो कैटायन है सोडियम और पोटाशियम तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा। दो एनायन है ऑक्साइड आयन और क्लोराइड आयन तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा। तो हमने पता लगाना है कि जब एक से ज्यादा आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं विच आयन इज प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज। सर आ गया समझ। अभी हम इस थियरी को डिटेल पढ़ रहे हैं। अभी जस्ट आइडिया दिया है मैंने कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। कई लोग तो बल्ब जलाने को इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन है, करंट पीछे से आया बल्ब जल गया। इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट मीन्स दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिसिटी। करंट का फ्लो किया और इनकैंडिसेंट लैंप की लाइट जल गई। यशराज जरा बताएं क्या समझाया हमने इलेक्ट्रोलिसिस में। सर कि दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे हम, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, उनको एक पावर के सोर्स से मतलब किसी करंट के सोर्स से अटैच करेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, और हम फिर डायरेक्ट करंट को फ्लो करवाएंगे। तो जो हम एक्वस या मोल्टन सॉल्यूशन लेंगे तो अब हम जब करंट पास कराएंगे तो वो पॉजिटिव एनाइंस और कैटाइंस में डिसोशिएट हो जाएगा और एक तरफ एनाइंस हो जाएंगे एक तरफ कैटाइंस। हाँ कोई फायदा नहीं हुआ बच्चा, ये तो 10th वाली डेफिनेशन सुनाई तेने कहा जब करंट पास करेंगे तो आयंस में डिसोशिएट करेंगे। क्या मैंने ऐसा कहा? मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जिसमें ऑलरेडी कैटायन और एनायन पड़े हैं। आप करंट पास करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जिसमें कैटायन और एनायन सॉल्यूशन में पड़े हैं। हम जब करंट को फ्लो करवाएंगे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू तो आयंस मूव करेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कहता है करंट के फ्लो के बाद आयंस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होने हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होनी है और कैथोड पे रिडक्शन होनी है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे कैटायन जाकर इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस हो जाएगा और एनोड पे एनायन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ जी यशराज समझ आई बात? यस सर आ गई। दूसरी चीज जो आपकी डेफिनेशन में गलत आई थी कि मेरे पास चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं। नो, इलेक्ट्रोड्स कुछ होती नहीं है, वो एक चम्मच है, एक चाबी है जो घर पे पड़ी है। आपने तार से जोड़ा और उसे सर्किट में लगा दिया तो उस पे चार्ज जो है वो टर्मिनल ऑफ बैटरी के कारण आता है। जिसको आपने पॉजिटिव के साथ लगाया है उस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव है और जिसको आपने नेगेटिव के साथ लगाया है उस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव है। एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ है ही नहीं। हमने टर्म्स दिए हैं। हमने कहा जो मेटल रॉड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ लगी है उसके ने एनायन खींचने हैं और एनायन की उस पर ऑक्सीडेशन होनी है, इसलिए उसको एनोड कह रहा हूं। और जिस पर्टिकुलर चार्ज इलेक्ट्रोड पर कैटायन आना है और कैटायन की रिडक्शन होनी है उसे मैं कैथोड कह रहा हूं। क्लियर यशराज? तो चार्जेस बैटरी डिसाइड करती है, इलेक्ट्रोड के अपने कोई चार्जेस नहीं है। हाँ जी देवांशु बोलिए। सर एक इलेक्ट्रोलिसिस का एम क्या है, मतलब जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद आयंस का क्या होता है? आयंस डिस्चार्ज हो गए, अब क्या होगा वो पता नहीं, अभी तक वहां पढ़ा नहीं हमें। राइट,
आपने सर। जनरल पढ़ा है, आपने पूछा है तो बता देता हूं, अभी लिखने के लिए नहीं है, वो मैं आर्टिकल पॉइंट वाइज दिखाऊंगा। हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस का एम है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में। आप कॉपर को प्योर फॉर्म में बनाना चाहते हो तो आप इम्प्योर इलेक्ट्रोड एक ले लेते हो, प्योर इलेक्ट्रोड एक ले लेते हो, वहां से आपके पास कॉपर आ जाता है। आप सोडियम को प्रिपेयर करना चाह रहे हो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, आप मरकरी की कैथोड लेते हो, उसकी तरफ सोडियम जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो बेसिक एम एलिमेंट्स को, गैसेस को या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्ट को ऑब्टेन करना है। इलेक्ट्रोलिसिस का एम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। कुछ चीप मेटल्स जो सस्ते हों उनको एस्थेटिक इंप्रूव करने के लिए उनके सरफेस पे कोटिंग कर देते हैं। तो उस कोटिंग को करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्रोम कोटिंग कैसे हो रही है? इलेक्ट्रोलिसिस। गोल्ड प्लेटिंग कैसे हो रही है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का एम बहुत सारे हैं, कमर्शियल एप्लीकेशंस बहुत सारी। हाँ जी आयुष। सर मुझे नोट्स समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? बोलो। कि electricity electrolysis does not mean breaking up of ionic compounds into ions. तो ये कह रहा है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड को आयंस में तोड़ना ये इलेक्ट्रोलिसिस का एम नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट रहा है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड अपने आप ही डिसोशिएट हो जाता है जब उसे वाटर में डाला जाता है। अगर आपने NaCl को वाटर में डाला तो आपके पास वाटर में क्या है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो क्या आपने बनाए? आपने करंट नहीं भी पास किया, घर पे आपने चम्मच भर के नमक लिया और एक गिलास में डिसॉल्व कर दिया, तो उसमें ऑलरेडी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। हाँ जी, अभी समझ में आया? कुछ वर्ड कोई कंफ्यूज कर रहा है अभी भी आपको? क्लियर? हाँ जी रमनदीप। सर इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोड इज एनी करंट कैरिंग डिवाइस। सर इससे आगे हम ये नहीं कहेंगे कि जो आयन को डिस्चार्ज करता है थ्रू अ बैटरी? नहीं, वो आयन को डिस्चार्ज तो करेगी इलेक्ट्रोड, लेकिन इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है ना। इलेक्ट्रोड तो सिर्फ करंट कैरिंग कैपेसिटी के कारण कोई मेटल रॉड है, उस इलेक्ट्रोड का कोई लेना देना तो है नहीं। अब तो जो भी कर रहा है वो करंट कर रहा है। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेटिव होगी तो उसका लेना देना होगा। नॉर्मली इलेक्ट्रोड्स इनर्ट इलेक्ट्रोड होती हैं जिनका कोई रिएक्शन में रोल नहीं होता सिवाय करंट को पास करने के। तो करंट को सॉल्यूशन में लाने के लिए हम इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। ओके सर। हाँ जी भविष। सर सारी इलेक्ट्रोड्स मेटल की होती है? मेनली इलेक्ट्रोड्स मेटल की होती है। सारी वर्ड तो हम साइंस में लगाते ही नहीं ना। यस सर, मतलब सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं। हाँ, बेसिकली हो सकते हैं, है ना। हमें करंट कैरिंग डिवाइस चाहिए। मैं इस स्टेज पे ऐसी बात क्यों बोलना चाहता था जब अभी किसी को मैं इलेक्ट्रोड कह रहा था, तो इसलिए बोल रहा था कि मैं चाहता था आप ये समझे कि कोई बड़ी टेक्निकल सी बड़ी डिफिकल्ट सी चीज नहीं है। कल आप इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी कोर इंडस्ट्री में जाते हैं एक अच्छे इंजीनियर बनने के बाद, तो ये नहीं होना चाहिए कि यार बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी कोई चीज होगी। नहीं मिला चम्मच उठा लिया, नहीं मिला कील उठा ली, तार लपेटी सर्किट में डाल दी, हो गया इलेक्ट्रोड भाई। हाँ, ये अलग बात है कि उसके ऊपर कोई कोटिंग होगी, रस्टिंग होगी, तो हो सकता है वो इंटरफेयर करे, हो सकता है करंट एफिशिएंसी फॉल कर जाए। लेकिन इलेक्ट्रोड मींस एनी मेटालिक कंडक्टर वी कनेक्ट द वायर एंड अटैच इट टू द टर्मिनल ऑफ इट। हाँ जी यशराज। सर जैसे इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सर ये इसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होती रहती? डेफिनेटली होती रहती है। तो जब तक वो सॉल्यूशन में फ्री स्टेट में पड़े थे तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे, रिपेल भी हो रहे थे, फ्रीली मूव कर रहे थे। जब आपने इलेक्ट्रोड लगा दी तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया। ये बेसिकली क्या हो गया? रिंग मास्टर हो गए और आयन को बोल रहे चल मेरी तरफ, चल मेरी तरफ। तो बेसिकली अब आयन नहीं जा रहा है, वो करंट उन्हें भगा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके ले आ रही है अपने तरफ, और नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है। ओके सर, समझ गया। हाँ जी, हाँ जी रमनदीप।
सर हम इलेक्ट्रोड के अंदर डायरेक्ट वायर इसलिए नहीं यूज़ करते ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा कर सकें हम इलेक्ट्रोड को यूज़ करके? नहीं, वायर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वायर वो कंज्यूम हो जाएगी, हमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड चाहिए। बाकी डेफिनेटली सरफेस एरिया बड़ा करना ही है, बहुत सारे काम हैं, एम बहुत सारे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम यूज कर नहीं सकते, हम करते नहीं, क्योंकि हमें एक बेटर कंडक्टर चाहिए जिसका ज्यादा सरफेस अवेलेबल हो, ज्यादा जगह पे वो अट्रैक्ट कर पाए। ओके सर। दैट्स ऑल। सर डायग्राम ड्रॉ करना है? नहीं, जस्ट आइडिया देने के लिए था, करना Okay, हो तो आए तो आप कभी भी खुद कर लोगे। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? सो इलेक्ट्रोलिसिस मींस डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट by discharging of ions when current is passed through the solution. इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड चलनी है, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ड्राइविंग फोर्स करंट है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपने आप नहीं हो रही, उन्हें करंट करवा रहा है। कैटायंस कैथोड पे जा रहे हैं और एनायंस एनोड पे जा रहे हैं, जहां उनकी डिस्चार्जिंग हो रही है। ये जो अगली लाइंस मैंने लिखी हैं ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए हैं, इसको लॉ की फॉर्म में भी लिखते हैं, पर मैं चाहता हूं एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट की जीके का पार्ट हो जाएगी, उसकी डिक्शन का हिस्सा होना चाहिए कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम which represents 1 farad, and 1 mole of electron will deposit whatsoever weight that is 1 gram equivalent of substance. अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी भी चार्ज इलेक्ट्रोड से पास करूंगा, किसी भी सॉल्यूशन से पास करूंगा, तो जो वेट डिपॉजिट होगा, चाहे वॉल्यूम डिपॉजिट होगा, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपके अपनी लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज का पार्ट होना चाहिए। तो हमने कहा जो चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन का है वो 1 फैराडे है। अब आप 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करना चाह रहे हो, ये 1 मोल सिल्वर करंट से कैसे डिपॉजिट होगी? बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द लाइन सेज 1 mole of electron means 96500 coulombs. It means 1 Faraday charge. It means 1 gram equivalent. तो जो सिल्वर के 1 मोल का वेट है, जिसे आप 108 ग्राम्स लिखते हैं, वो 1 फैराडे चार्ज की वजह से डिपॉजिट होगा, और उसी वेट को सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा। अगर मेरे पास 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करना है, मैंने 1 मोल कॉपर 2 पॉजिटिव की वजह से आएगा और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मींस 2 into 96500 कूलम चार्ज, इट मींस 2 फैराडे चार्ज, इट मींस 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर, राइट। तो 1 मोल ऑफ कॉपर 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर है, क्योंकि कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यहां तक बात समझ आई नहीं आई, कुछ पूछना चाहते? राइट। तो हमने कहा हमारे पास अगर क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन मींस इस 1 मोल के लिए मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा? 3 into 96500 कूलम, 3 फैराडे चार्ज, 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी लिबरेटेड। इसके बाद मैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन गैस बनाना चाहता हूं बाय ऑक्सीडेशन। अभी तक सबकी रिडक्शन हो रही थी, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस रिक्वायर 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So it means it requires 4 into 96500 coulombs, which means 4 Faraday charge, which means 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहाँ राइटिंग में देखेंगे मैंने 1 मोल के नीचे नीचे लिखा या आगे लिखा था। मैं आगे इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि इलेक्ट्रॉन से आप रिलेट ना करें। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करने के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अब क्योंकि ऑक्सीजन गैस है तो मैं इसको वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकता हूं, 22.4 लीटर एट एसटी। क्लियर हो गया? इसी तरह 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड बाय 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 मोल कितना करंट मांगेगा? 2 × 96500 कूलम्स, which means 2 Faradays, which means 2 gram equivalents, which means 22.4 liter at ST। तो आपके पास ऑक्सीजन गैस का 22.4 लीटर 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर है और क्लोरीन गैस का 22.4 लीटर 2 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, क्योंकि 1 मोल क्लोरीन गैस 2 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से लिबरेट होती है और 1 मोल ऑक्सीजन गैस 4 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से लिबरेट होती है। राइट, नोट कीजिए। हाँ जी भाविश। सर जब हम ऐसी चीज कर रहे होते हैं तब हम सिर्फ दो चीजें देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और हम किस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बोला। अब यही चीज मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट का फोकस ना ऐसा ही होना चाहिए, है ना? अर्जुन की आंख की तरह ना, उसने सिर्फ मछली की आंख ही देखनी, तो हमने बाकी नहीं देखनी, बाकी हमने वहां से निकाल लेनी। जो चीज मैं डिपॉजिट करना चाहता हूं उसके मोल्स और कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके मोल, बाकी तो मैंने थ्योरी लगानी है कि मैं उसको फैराडे कितने लगाऊंगा, कूलम कितने लगाऊंगा, ग्राम इक्विवेलेंट और मास कितना लिखूंगा। राइट? हाँ जी कुंवर। सही, ग्राम इक्विवेलेंट वालों की समझ में आया। बेटा हमने कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होती है, चाहे वो 1 मोल हो चाहे वो कुछ हो, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया है तो जो भी मास डिपॉजिट होगा उसी को 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो हम ग्राम इक्विवेलेंट को नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। हमने कहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस is the weight or volume of any substance which is obtained from 1 mole of electron। हाँ जी कुंवर। सर मतलब ये वो मास है जो हमें मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद? हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मास या वॉल्यूम जो भी हमें मिलेगा उसको अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से मिला है तो उसी मास को 1 ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे। सर रिडक्शन में नहीं, ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना, तो फिर वो चार्ज तो रिलीज होगा, वो रिक्वायर्ड था। मैंने कहा बोला रिक्वायर्ड है खाली, मैंने कहा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट, नाउ वेदर इट इज डिस्चार्ज रिलीज्ड और इट इज एब्सॉर्ब। 1 मोल सब्सटेंस को बनाने के लिए आप चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं चाहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं, जो आपने करवाया उसकी वजह से जो भी वेट आया उसे ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहोगे और वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके सर, है ना? आप उसे रिडक्शन ले रहे थे, मैंने नहीं कहा रिक्वायर्ड है। इट कैन बी रिक्वायर्ड, इट कैन बी रिलीज्ड। हाँ जी भाविश। सर ये तो आपने सिंपल हमें ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ दे दी, अगर कोई बड़ा रिएक्शन आता है तो हम उसको पहले हाफ इक्वेशंस में कन्वर्ट करके पता लगाएंगे। उसमें तो आपके इलेक्ट्रॉन चेंज आपको निकालना आता ही है ना। मैं बेसिकली आपको कह रहा हूं कि भाभी जैसे आपने मेरी बात को कंक्लूड किया, दैट वाज द बेस्ट। मैं चाहता था हर बच्चा वही करे। जिस चीज का 1 मोल आपको दे दिया, इट कैन बी MnO4 1 नेगेटिव, इट कैन बी Mn2 पॉजिटिव, इट कैन बी KClO3, इट कैन बी HClO4। उसके 1 मोल को बनाने के लिए उस रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहे हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो रहे हो, चाहे वो रिड्यूस हो रहा हो चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो। क्लियर? उतने ग्राम इक्विवेलेंट उसके लिख दोगे, उतना फैराडे चार्ज लिख दोगे। हाँ जी रमनदीप। सर जो हमने H2O की डिकम्पोजिशन लिखी है सर, उधर H पॉजिटिव भी तो सर रिड्यूस हो जाएगा? हाँ हो रहा होगा, वो अलग जगह होगा। मैं भी हाइड्रोजन को लिखना नहीं चाहता था क्योंकि 3 रिएक्शन रिडक्शन के लिख चुका था,
तो एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन का समझाना चाहता था। ओके सर लेकिन अगर हम उसको पूरे डिटेल में लिखते तो सर हम H2 2H2 लिख देते आंसर 8 इलेक्ट्रॉन कर देते। नहीं करते सर 0 इलेक्ट्रॉन नहीं करते। 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, दोनों को अलग अलग ही कंसीडर करते। ओके सर। क्योंकि मैं आपको, आप सभी शायद मेरी बात नहीं समझ पाए, मैं जितना खुश हो गया था भविष्य की स्टेटमेंट से, आप लोगों की स्टेटमेंट से उतना कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो मैं हाइड्रोजन का 1 मोल देखूंगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है तो उसका 1 मोल देखूंगा, सिल्वर 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है तो उसको देखूंगा। जब भी रिएक्शन होगा, किसी एक स्पीशीज की रिडक्शन, किसी दूसरे स्पीशीज की ऑक्सीडेशन होनी ही है, बिकॉज दे आर ऑलवेज साइड बाय साइड। नहीं हो सकता कि ऑक्सीडेशन हो रही हो और रिडक्शन ना हो रही हो, राइट? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हर रिएक्शन में हो रही होगी। जितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे उतने मोल इलेक्ट्रॉन ही लिबरेट भी होंगे, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगा। लेकिन मैंने उसके इलेक्ट्रॉन देखने जिसको मैं देखना चाहता हूं। मैं ऑक्सीजन देखना चाहता हूं तो उसे देखूंगा, हाइड्रोजन देखना चाहता हूं तो उसे देखूंगा। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी यशराज। सर अगर कोई इनर्ट गैस हो फिर भी ये फॉलो होएगा? इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस तो कैटायन और एनायन की ही होगी। यस सर। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप एक लाइन में पूरी इलेक्ट्रोलिसिस कंज्यूम कर जाएं, कि जो भी इससे आना है यहीं से आना है, रूट यहीं से बनेगा। लॉज पढ़ाऊंगा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे वो लॉज लगता है इसी लाइन से निकल जाते हैं। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डेफिनेशन लिखवानी है, लेकिन जो मेरी इस स्टेटमेंट को, सिर्फ 30 सेकंड की स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पल्ले बांध ले और क्लास के बाद 8-10 बार खुद को कन्विंस कर दे। जो दिमाग में आ रहा है रिएक्शन लिख दे और पूछ ले, जैसे रमनदीप ने पूछा। आप अच्छा किया पूछ लिया, 4 + 4 8 नहीं किया, 4 - 4 0 नहीं किया, राइट? अब एक रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस एनोड पर होना है उतने इलेक्ट्रॉन का ही गेन कैथोड पर होना है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का नंबर तो उतना ही रहना है, पर मैं जिसका 1 मोल देख रहा हूं मैं उसको देखूंगा जो मेरे पास क्वेश्चन में आएगा, राइट? हाँ जी, वाटर तक कर लिया सबने नोट? दिव्या क्या समझाया मैंने यहाँ पर? अच्छा, एग्जिट कर गए। आंशिता आप एक्सप्लेन कीजिए। यस सर। हाँ जी। सर में हमने पढ़ा है कि जैसे जो हमें इक्वेशन दी होगी उसमें जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे हमें उन्हें देख के उससे मल्टीप्लाई करना है 96500 को, जो कि 1 फैराडे होएगा, और फिर उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स बनेंगे हमारे। फाइन, चलिए इसको टेस्ट करने के लिए मैं अंशिता आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अब लेट से बेटा मेरे पास एक रिएक्शन आ गया कि यहाँ पर KClO3 KClO4 में कन्वर्ट हो रहा है, KClO3 KClO4 में कन्वर्ट हो रहा है, और मुझे KClO4 का 1 मोल बनाना है। आप बताओ कितना कूलम्ब चार्ज इसमें लगेगा? तो कैसे निकालेगी बेटा? पता चला, नहीं चला, नहीं समझ पाई? तो हम इसमें देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें पहले। वो कैसे पता चलेंगे? हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बेटा। क्लोरीन का +5 से +7 में जा रहा है,
So this reaction is carried out by using 2 mole of electrons. So 2 mole of electron is responsible for producing 1 mole of KClO4. So the amount of charge required to produce 1 mole of KClO4 is 2 into 96500 coulombs. समझ आई बात नहीं आई? Yes, sir. Yes, आगे. अंश विशिष्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं. हाँ जी भविष. सर हम इसमें ऑक्सीजन का भी निकाल सकते थे ना? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है बेटा. हाँ जी. अंश में यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, तो कितने फैराडे चार्ज चाहिए, कैसे पता चलेगा? सर 2 चाहिए होंगे. कारण? क्योंकि 2H plus 2 electrons gives H2. वेरी गुड. 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू H2. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 मोल है, सो 2 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड. 2 into 96500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड. राइट. तो हमने एक रिएक्शन में जिसके 1 मोल को कैलकुलेट करना है, उसके 1 मोल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लोर करना है. हाँ जी, एनी क्वेरी? So I hope you people have understood the basic aim of electrolysis. Electrolysis का aim है आयंस की डिस्चार्जिंग करवाना या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवाना by using electrical current. बाहर से सर्किट से करंट को पास करके आयंस की डिस्चार्जिंग करवाना, that is the basic aim of electrolysis. हाँ जी रमनदीप. सर जो हमारे पास KClO3 को KClO4 में बनाना है सर, अगर मेरे को बिना इलेक्ट्रोलिसिस से बनाना है तो सर मैं ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे पावरफुल यूज़ करूँगा. बिल्कुल करूँगा. अगर मेरे को सर इलेक्ट्रोलिसिस से बनाना है तो सर मैं O2 भी यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्ट? इलेक्ट्रोलिसिस से बनाना है तो KClO3 में ऑक्सीजन कहीं से तो आएगी ही, O2 से ही आएगी डेफिनेटली. ओके सर. सर इलेक्ट्रोलिसिस से मैं कोई भी सर वीकर भी कुछ भी यूज कर सकता हूँ जो O2 दे सके? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में तो करंट काम कर रहा है, एलिमेंट काम नहीं कर रहा है. ओके सर. हाँ जी अंश. सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, पोटाशियम का बेटे +1 ले लिया, क्लोरीन को X ले लिया, हर ऑक्सीजन का -2 होगा, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है तो X की वैल्यू +5 आ गई. यहाँ KClO के केस में +1 आ गया, X आ गया, 4 into -2 = 0, तो यहाँ पर X की वैल्यू +7 आ गई. हम लोग ऑक्सीजन का भी निकाल सकते थे. ऑक्सीजन का तो -2 ही है ना, उसका चेंज ही नहीं हो रहा है ना. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा तो वो तो रिएक्शन के होने की वजह नहीं हो सकता. राइट. ऑक्सीडेशन नंबर जिस एलिमेंट का चेंज होगा वही रिएक्शन की वजह बनेगा. सो नाउ वी आर मूविंग टू फैराडे. फैराडे अंकल बड़े ज्ञानी थे. जो स्टार्टिंग में मैंने ब्रीफ हिस्ट्री लिखी है, नोट करने के लिए नहीं, वैसी लिखी है. आपको शक्ल दिखानी थी फैराडे की. Michael Faraday means a person who came in 1791 and died in 1867. पहले 4-5 पॉइंट आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि फैराडे की शख्सियत क्या थी. Faraday took the opportunity to read some of the books brought in for rebinding. Faraday का प्रोफेशन rebinding था. Faraday का प्रोफेशन साइंटिस्ट नहीं था. He was not a scientist. वो बुक बाइंडर था. राइट. वो बुक्स की बाइंडिंग किया करता था और जब उसके पास बुक्स आती थी तो उन्हें इंटेंशनली 2 दिन लेट देता था कि तब तक मैं पढ़ डालूंगा. द आर्टिकल ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन द 3rd edition ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर्टिकुलरली फैसिनेटेड है. तो उसके पास एक बार बाइंडिंग के लिए एनसाइक्लोपीडिया आ गया
उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का आर्टिकल था उसको पढ़ने का उसका दिल कर गया. Faraday's great opportunity came when he was offered a ticket to attend chemical lectures of Sir Humphrey Davy at the Royal Institute of Great Britain in London. उसकी लाइफ का यू टर्न, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डे वो था जब उसे एक टिकट मिली बुक बाइंडिंग के लिए. जो आया था उसने ऑफर की कि क्योंकि आपका इंटरेस्ट अच्छा है तो आप मिस्टर डेवी का लेक्चर जरूर सुनिए, इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत अच्छी चीजें बताते हैं. Faraday went and sat absorbed with it all, recorded the lectures in his notes and returned to the book binding with the seemingly unrealizable hope of entering the temple of science. Meaning क्या है? उसने पूरा लेक्चर पेशेंस से सुना. बाकी लोग तो डेवी को देखने आए थे, तालियां बजाने आए थे, फैराडे कुछ सीखने आए थे. फैराडे ने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना, उसके नोट्स बनाए और बुक बाइंडिंग के बाद जब बुक वापस गई तो अपने नोट्स की कंपाइलेशन भी दे दी, इस उम्मीद में कि शायद उसको कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए. He sent a bound copy of his notes to Davy along with a letter asking for employment, but there was no opening. उस वक्त उसे कोई जगह नहीं मिली. So Davy did not forget. However, and when one of his laboratory assistant was dismissed for brawling, he offered Faraday a job. This was the biggest opportunity for Faraday. और उसके बाद फैराडे साइंटिस्ट हो गए और फैराडे नोबेल प्राइज से भी ऑनर किए गए. इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. हम यूनिटी फैराडे बोलते हैं. 96500 कूलम मींस 1 फैराडे, right? So it is being a story of a person who was keen in learning science. So he had not asked ifs and buts. He said it is a science and I am being attracted to it, so I have to put the logics, right? तो उसके पीछे लॉजिक लगाए और वो वहां पहुंच गए. ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए था. अपने काम की चीज यहां से शुरू होती है. फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपके सिलेबस का पार्ट है. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द मास ऑफ एन एटम और आयन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एट ईदर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ करंट is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrode. जो मास किसी भी एलिमेंट का ऑब्टेन होगा either by reduction or by oxidation is directly proportional to amount of current charge passed through the solution. तो हमने जो चार्ज पास किया है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. चार्ज क्योंकि हम सभी जानते हैं कि Q इक्वल्स टू IT होता है तो हमने W इक्वल्स टू ZIT एक फंडामेंटल एक्सप्रेशन बना दिया. तो फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू ZIT. Z प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है लेकिन इसे कहा क्या जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन कहां से आई? आपके पास Z विल बी इक्वल्स टू W इफ I is 1, T is 1. कह सकता हूं. तो मैंने कह दिया कि W is equals to Z when I is equals to 1 ampere and T is equals to 1 second. That is 1 coulomb charge. यही definition. It is defined as the weight of the substance deposited or liberated when 1 ampere current is passed through the solution for 1 second. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 Z की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू वेट ऑफ सब्सटेंस के बराबर है जब आपने 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए पास किया है. नोट कीजिए. हाँ जी गोवर. सर अभी हमने पढ़ा था ना कि जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा उतना ही उसी के बेस पे बाहर की साइड होगा डिपॉजिट्स आएगा. बिल्कुल ठीक है. तो फिर सर अगर सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, चाहे चार्ज जो भी हो. नहीं, वो तो आपके एक एटम गेन कर रहा है ना. अमाउंट ऑफ चार्ज तो डिपेंड करेगा कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिएक्शन को चाहिए. आप फिजिक्स में अब तक पढ़ चुके हो Q इक्वल्स टू N. N is the number of electron, E is the charge on one electron. तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन है वो सर्टेन कूलम है जो डिपेंड करता है कितने मोल इलेक्ट्रॉन आपने पास किए.
लेकिन सर कह रहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है एक रिएक्शन में, तो फिर अगर मैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी भेज दूं तो एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करेगा ना? वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे ना। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन पास किए तो 2 एटम डिपॉजिट हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पास किए तो 4 एटम डिपॉजिट हो जाएंगे। अमाउंट बढ़ जाएगी ना, वो 1 मोल कांस्टेंट नहीं रहेगी। आपने 1 मोल सिल्वर को 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन अगर आपने 4 मोल इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो सिल्वर भी तो 4 मोल डिपॉजिट होगा ना। अच्छा, मतलब सर पर मोल अमाउंट सेम रहती है बट टोटल अमाउंट चेंज होता हाँ है। जी, हाँ जी। ओके जी। जो पिछले पेज पे मैंने कंक्लूजन लिखवाया था वो इन लॉज का कंक्लूजन है, पर वो मैंने इसलिए लिखवाया कि आप डेफिनेशन के चक्कर में ना रहें। अगर आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना है तो फैराडे की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट। सर वो स्टेटमेंट दिखाना, वो लास्ट लाइन रह गई। सर हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू z की E/96500 है, जहां पर E ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। आपके स्कूल एग्जाम्स में डायरेक्ट डेफिनेशन है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और पूछ लिया जाता है कि क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फिक्स रहता है। हमारा आंसर है नो, इट इज फिक्स फॉर एन एलिमेंट बट चेंजेस फॉर व्हेन एलिमेंट इज चेंज, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड 96500। 96500 तो कांस्टेंट है, बट इक्विवेलेंट वेट हर एलिमेंट का अपना अपना होता है, राइट? तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट के बेस पर इसकी वैल्यू आएगी। Z is defined as electrochemical equivalent. It is the amount of element deposited or liberated when 1 ampere current is passed through the solution for
1 सेकेंड। लिखें क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा क्या करना है ना। हाँ जी रमनदीप, क्वेश्चन दिखा दो। तो हम एम्पेयर और सेकंड क्यों यूज करते हैं और सर डायरेक्टली कूलम क्यों नहीं? कर सकते हैं ना, हम करंट पास करेंगे तो हमें पता है ना, हमने एम्पियर का सर्किट दिया हुआ है। आप करंट को पास कैसे करोगे सॉल्यूशन में? आप सॉकेट में लगाओगे तो बोलोगे ना मैं 2 एम्पियर करंट पास किया। ओके सर। लिखिए, कैलकुलेट weight of copper deposited, calculate weight of copper deposited when 5 ampere current is passed when 5 ampere current is passed through copper sulfate solution for 2 hours. बेटा इस क्वेश्चन को हमने W इक्वल्स टू ZIT से निकालना है, तो W इक्वल्स टू ZIT में पहले इक्विवेलेंट वेट चाहिए होता है। कॉपर का एटॉमिक वेट है 63.5 और उसका वैलेंसी फैक्टर है 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 63.5/2। अब 5 एम्पियर करंट पास किया, 2 आवर्स के लिए पास किया, तो 2 × 3600 divided by 96500. This is Faraday's first law. तो फैराडे कहते हैं अगर 5 एम्पियर करंट को 2 आवर्स के लिए पास किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो मेरे पास कितना वेट डिपॉजिट होगा? आई कैन कैलकुलेट बाय W इक्वल्स टू ZIT, that is 11.84 grams. एनी स्टूडेंट जिसे कोई क्लैरिटी चाहिए हो? सर ये नहीं समझ आया, ये 63.5/2 क्यों किया? बेटा 63.5/2 इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ना, हमें यहाँ पर EIT चाहिए था। सो ये क्या चीज है मेरे पास? इक्विवेलेंट वेट, दैट इज ग्राम एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। कॉपर की वैलेंसी कितनी है बेटा? 2 और एटॉमिक वेट कितना है? 63.5। तो इसको लिखा है हमने, इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ओके सर। हाँ जी अंश, आपका भी सेम डाउट था? यस ओके। लेकिन हमने सिर्फ कॉपर क्या क्यों लिया अकेला? क्वेश्चन में पूछा था कॉपर का वेट निकालना है, तो जिसका वेट निकालना है इक्विवेलेंट वेट उसका लोगे। ये लगता है कैलकुलेट वेट ऑफ सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन के लिए तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि सल्फेट आयन डिस्चार्ज होके किस में जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का भी तो आपको पता नहीं ना सल्फेट कहाँ जाएगा, राइट? हमने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसमें कॉपर आयन और सल्फेट आयन पड़े थे। कॉपर आयन को खींच के मैं कैथोड पे ले गया, अब कैथोड पे जाकर कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ वो कैलकुलेट कर रहा हूं, राइट? लिखिए अगला क्वेश्चन। How much electric charge is required? How much electric charge is required? Number 1, to deposit 14.25 grams of 14.2 grams of aluminium from Al2O3. Number 2,
0.5 moles of 0.5 moles of chromium 3 positive from Cr2O7 2 negative number 3 2 moles of manganese 2 positive from MnO4 1 negative and the last 11 gram of manganese from Mn2 positive. How much electric charge is required का मतलब कूलम्स में निकालना. वसुधा क्या करना चाहिए पहले क्वेश्चन में? सर पहले Al2O3 को हमें ब्रेक करना चाहिए, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने चाहिए. वेरी गुड. Al2O3 में एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा वसुधा बेटा? सर 3. वेरी गुड. सो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव gain 3 electrons changes to aluminium. आरुज इससे अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सर एल्यूमिनियम के मोल्स निकालेंगे. ओके. सर उसके बाद हम उसको 3 इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करेंगे कि मतलब इतने मोल. बहुत अच्छे. हमें जरूरी नहीं हम मोल्स निकालें, हम मास से डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम मींस 27 ग्राम है ना. तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं. 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम is obtained from 3 into 96500 coulombs. So 14.25 grams will be obtained from. Haji, any student having any confusion? हाँ जी, फर्स्ट पार्ट समझ आया नहीं आया? माधव पूछना कुछ? निश्चल बताइए सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सर पहले हम Cr2O7 नेगेटिव को ब्रेक करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि Cr के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए. राइट. बेटा Cr2O7 नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट नहीं होता. ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहां हमें ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट करना पड़ता है. क्रोमियम के एक एटम को +6 से +3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. 2 एटम है तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ क्रोमियम
required 3 moles of electrons. So 0.5 mole will require. So 0.5 moles of Cr3 positive will require 1.5 into 96500 coulombs. मिहिर क्या गलती की है? ये जो n फैक्टर है सर ये 6 होएगा ना कि 3 होएगा? बेटा 2 मोल्स के लिए 6 है ना, तो 1 मोल के लिए 3 होगा, तो n फैक्टर तो 3 लिखेंगे ना। ओके सर। हमारे पास क्रोमियम Cr2O72 नेगेटिव से 2 मोल क्रोमियम आ रहा है, तो 1 मोल क्रोमियम के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ जी अंश बोलिए। सर 1.55 हमने कैसे लिया? बेटा अगर 2 moles of chromium require 6 mole of electron, so 1 mole of chromium will require 3 mole of electron, so 0.5 will require half of it. ओके नहीं आया समझ में तो लिख के समझा देता हूँ। सर आ गया। ओके सो एक बार लिख के बता दो, मुझे नहीं आया समझ। मैं कर रहा हूँ बेटा, पहले से शुरू हो गया था मैं। ये ऐसे है बेटा, हमारे पास 1 मोल ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव को 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 0.5 मोल्स ऑफ क्रोमियम चाहिए, तो हमें 1.5 इंटू 96500 कूलम चाहिए। हाँ जी वसुधा बेटा क्लियर हुआ? यस सर। ओके। रमनदीप आपकी क्या क्वेरी थी? तो वो हमने आंसर में राउंड ऑफ किया है ना? हाँ 1.4475 है सर, लेकिन राउंड ऑफ करना तो नहीं चाहिए सर, इधर तो चार्ज पूछा है एग्जैक्ट। हाँ जी सर राउंड ऑफ कर सकते हैं? अगर मैंने डेसिमल प्लेस में 10 की पावर में लिखूंगा तब तो करना ही पड़ेगा। ओके सर। है ना? वैसे आप सही कह रहे हो कि चार्ज को हम ऐसे नहीं लिख सकते, बट स्टिल फॉर अ न्यूमेरिकल सेक वी कैन डू इट। हाँ जी आर्यन शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करूं? तो पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सर, MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। और सर ये इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है सर। फाइन, +7 से +2 में जा रहा है 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सर इसके बाद 1 मोल ऑफ Mn2 पॉजिटिव रिक्वायर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल्स को 10 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। राइट, वेरी ट्रू। अगले क्वेश्चन में आपको वेट चाहिए, मैंगनीज का एटॉमिक वेट 55 होता है। सौमिल क्या करना चाहिए अगले क्वेश्चन में? अर्शिया क्या करें अगले क्वेश्चन में? अर्शिया आवाज नहीं आई आपकी मुझ तक?
जपनीत आप बताइए अगले क्वेश्चन क्या करूं? Yes, sir. Sir, Mn2 positive will gain 2 electrons Right. to go into Mn. तो Right. सर 55 ग्राम के लिए 2 into 96500 चाहिए होता है, तो 11 ग्राम के लिए हम इसे 5 से डिवाइड कर दें. Right, very good. 55 gram of manganese is obtained from 2 into 96500 coulombs. So 11 gram will be obtained from 11 into 2 into 96500 upon 55 coulombs. So Faraday क्या कहते हैं? Faraday कहते हैं 1 mole electron, weight of the substance deposited or liberated depends upon amount of charge passed through the solution. Amount of charge is calculated by IT. I is the current in amperes and T is the time in seconds. So W is equals to ZIT, where Z is electrochemical equivalent. तो हम EIT अपॉन 96500 लिखते हैं. अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन फॉर्मूलाज को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं. क्योंकि हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, तो मैंने लिख दिया वेट इज इक्वल्स टू AIT अपॉन वैलेंसी इंटू 96500. अब हम जानते ही हैं कि अगर हम गिवन वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स deposited is equals to IT upon valency into 96500. Right? Next में मैं dividing both sides by volume in liters. तो मेरे पास आ गया number of moles upon volume in liters is equals to IT upon valency into 96500 into volume in liters. बेटा number of moles upon volume in liter इसको क्या कहते हैं? Which concentration? Molarity. So we will call it molarity deposited. ये मोलारिटी की राइट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि मोलारिटी वो होती है जो सॉल्यूशन में हो, ये तो वो है जो चली गई. ये सिर्फ शॉर्टकट है कि अपने क्वेश्चन जल्दी निकल जाए. अदरवाइज हमें पूरा काम करना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वेट निकालेंगे, फिर पता लगाएंगे. मुझसे पूछा, मैंने करंट को पास किया कॉपर सल्फेट से, फाइनली बताओ मोलारिटी कितनी रह गई, क्योंकि कॉपर तो भाग गया. तो नाउ द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विल फॉल. So how much molarity is left? That is IT upon valency into 96500 into volume. नोट कीजिए. हाँ जी यशराज. सर ये क्या है? A is atomic weight. ओके सर. हाँ जी भविष. सर जैसे आपने कहा ये तो मोलारिटी नहीं है, ये तो डिपॉजिटेड जो निकल गई वो मोलारिटी है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मोलारिटी इतनी थी, अब ये निकल गई तो नवी मोलारिटी, इसका डिफरेंस होगा. बिल्कुल उसी काम के लिए क्वेश्चन दिया, फॉर्मूला दिया मैंने. आपके पास ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंसेस में आते हैं कि मैंने 5 एम्पियर करंट को सर्टेन आवर्स के लिए पास कर दिया,
इनिशियली मोलैरिटी इतनी थी, फाइनल मोलैरिटी बताओ। तो जिस बच्चे को लास्ट फॉर्मूला पता है वो 30 सेकंड में सॉल्व करेगा, जिसे नहीं पता है वो 3 मिनट्स में सॉल्व करेगा। हाँ जी आर्यन, पूछना कुछ? सर हम इसी क्वेश्चन में अगर ई रहने देते, W इज इक्वल्स टू EIT, और सर अगर हम तब मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करते दोनों साइड्स को, तो सर हमारे पास नॉर्मेलिटी का भी एक मतलब हमारे पास वो आ जाता रिलेशन। बिल्कुल आ जाता है। तो सर हमें वो उससे ज्यादा फायदा नहीं होता सर? नॉर्मेलिटी बच्चों को आसानी नहीं लगती बच्चे, तुझे लगती हो तो तू कर ले। ठीक है सर। राइट, नॉर्मेलिटी जिस दिन बच्चों को आ जाए उस दिन केमिस्ट्री का टीचर खुश हो जाए कि हाँ भाई इनको आ गया, समझ आ गया, है ना? हाँ जी कुमार। सर जब हमें कह रही कि वो डिपॉजिट हो रहा है, तो लेकिन वो है तो अभी भी उसी बीकर में ना, तो फिर टोटल मोलैरिटी तो वही रहेगी। कैसे रहेगी? जो डिपॉजिट हो गया वो डिसॉल्व कहाँ है? लेकिन सर बीकर में तो है ही वो। नहीं नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में है ही नहीं वो तो डिपॉजिट हो गए, रॉड पे आगे चिपक गए, कम हो गए। ओके सर। हाँ जी अंश। मोलैरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? अगर इनिशियली 0.2 मोलर सॉल्यूशन था तो 0.1 मोलर डिपॉजिट हो गया और 0.1 मोलर बच गया। मतलब कि मोलैरिटी डिपॉजिट मतलब कि वो बच गया? नहीं नहीं, मोलैरिटी डिपॉजिटेड का मतलब सॉल्यूशन में से निकल गया। तो फाइनल मोलैरिटी इज इनिशियल मोलैरिटी माइनस मोलैरिटी डिपॉजिटेड। ओके सर, थैंक यू सर। Final molarity of solution is initial molarity minus molarity deposited। हाँ जी रमनदीप। सर ये जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में स्टडी करेंगे सर, ये तो फॉर्मेलिटी होनी चाहिए ना? हाँ हाँ, वो होती फॉर्मेलिटी है, लिखते हैं मोलारिटी। आंसर जो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है सर NaCl, आंसर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई सर ClNH2 जाएंगे, तो सर फॉर्मेलिटी का चेंज कैसे स्टडी कर पाएंगे? पता नहीं, अभी तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं एक जनरल कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। चेंज क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बाद ही बता पाऊंगा। ओके सर। सर उसके बाद भी ये फॉर्मूला ऐसे ये काम करेगा हर जगह, या सर ये हमें देख के लगाना पड़ेगा कहाँ पे काम करेगा? देख के लगाना पड़ेगा, बिना देखे तो एक्सीडेंट ही होते हैं। ओके सर। कैसी बात करते हो दमनदीप जी, फॉर्मूले तो अपनी मर्जी से लगते हैं भाई। वो तो फैराडे अंकल जो बता गए थे वो तो हमने नोट कर लिया, W=ZIT, वो आसान है, कहीं भी लगा सकता हूँ। कंपटीशन के लिए जो एडिशनल फॉर्मूले दिए हैं वो एज पर नीड लगाने हैं। मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, दो तरीके हैं, या तो पहले वेट निकाल के मोल्स निकाल लूं या डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है कुंवर, कुछ पूछना है? नो। भाभी शाह कुछ पूछना है? यस सर। सर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं KCl का, तो जब उसकी KCl का ना ले यार, कॉपर सल्फेट का ले ले, निकल सल्फेट ले ले, गोल्ड क्लोराइड ले ले। रिएक्टिव मेटल के पीछे नहा धो के मत पड़ो, वो भाग जाते हैं। सर कोई भी एक एग्जांपल ले ले। हाँ। तो अगर हमें गिवन है कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतनी है इनिशियल, बट जैसे हम निकालते हैं मोलैरिटी डिपॉजिटेड, तो वो तो हम एक साइड की निकाल रहे हैं, जैसे हमने कैथोड की निकाल ली,
तो एनोड का भी तो होगा, तभी तो हम मोलैरिटी सॉल्यूशन भी निकाल लगा वहीं पाएंगे जहां पर कैथोड और एनोड दोनों पे से कुछ जा रहा होगा, और वही जा रहा होगा जो सॉल्यूट में से जा रहा है। यस सर, अगर दोनों साइड डिपॉजिटेड हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, तो हमें दोनों का निकाल के फिर माइनस करना पड़ेगा ना। नहीं, अगर आपके पास कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है CuCl2 का, सो यहाँ से कॉपर डिपॉजिट होना है कैथोड पर और क्लोरीन गैस लिबरेट होनी है एनोड पे, राइट। तो आपके पास कॉपर क्लोराइड पूरा तो चला गया है ना। अब ये सपोज 0.2 मोलर था, तो इसमें कॉपर कितना था 0.2 मोलर, और ये कितना था 0.4 मोलर। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। आपने जो मोलैरिटी डिपॉजिटेड लगाई वो कॉपर की लगाई और वो डायरेक्टली इसमें से माइनस कर दी, राइट। आपके पास कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के बाद लेट से मेरे पास कॉपर जो है 0.5 कहां से चला जाएगा, ये 0.05 चला गया, करेक्ट। तो मेरे पास कॉपर कितना बच गया 0.05 माइनस कर दिया 0.15, यही मोलैरिटी हो गई सॉल्यूशन में, राइट। लगेगा वहीं पर जहां पर एनोड पे भी कुछ जा रहा होगा। ओके सर। चलिए लिखिएगा फैराडे सेकंड लॉ। डेफिनेशन सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है। द पैसेज ऑफ सेम चार्ज थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, passage of same charge through different electrolytes brings in equal equivalents of atoms or ions to be oxidized, or reduced at different electrodes that is the mass oxidized or reduced, at either electrodes is equivalent mass of reductant or oxidant ion. एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन लिखिए। When same amount of charge pass through the different solutions, when same amount of charge is passed through the different solutions, then the masses of various chemical species, sorry एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, then the ratio of masses of various chemical species deposited
is the ratio of their equivalent mass. Their equivalent mass. Second law कह रहा है when same amount of charge is passed through different solutions, then the ratio of masses of various species deposited is the ratio of their equivalent masses. तो आपके पास जो उनके मास डिपॉजिट होते हैं उसकी रेशो इक्विवेलेंट मासेस की रेशो होती है. So E1 by E2 equals to W1 by W2. राइट तो आपके पास जो भी वेट डिपॉजिट हुआ एक सब्सटेंस का एक इलेक्ट्रोड पे और जो दूसरे सब्सटेंस का दूसरे सेल की इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ उनकी रेशो ग्राम इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर होगी जब सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया गया है. राइट हाँ जी रमनदीप. सर ये फैराडे लॉ से हमने 11th में पढ़ा था आंसर एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने के लिए. हाँ जी हाँ जी सर ये सर लेकिन ये तो डेवलप चार्जेस से हुआ था जो हमने यूज किया था सर वो ऑक्सीजन और क्लोरीन के सर तो फिर रिएक्शन कंसेप्ट हो गया ना एक ही चीज है. इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट तो हम कहीं भी लगा सकते हैं ना. यस सर. तो हम जब कहते हैं कि रिएक्शन में जो भी मासेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड होते हैं वो इक्विवेलेंट्स की रेशो में ही होते हैं तो इस लॉ को कहीं भी लगा सकते हैं. ओके सर. हाँ जी लिखिए क्वेश्चन दे रहा हूं. when x ampere current is passed for y seconds from silver nitrate solution then 21.6 milligrams of silver is deposited. 21.6 milligram of silver is deposited. Calculate weight of copper obtained when same current is passed through copper sulfate solution for same time. क्वेश्चन में हमें करंट नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दी गई कि सिल्वर का वेट सर्टेन वेट डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से. अगर मैं कॉपर का वेट निकालना चाहता हूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो वो कितना आएगा. सो हमने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर is equals to weight of copper upon weight of silver. So equivalent weight of copper है 63.5 by 2. Equivalent weight of silver है 108 by 1. Weight of copper हमें निकालना है और weight of silver 21.6 मिलीग्राम है. तो सेकेंड लॉ में और फर्स्ट लॉ में क्या डिफरेंस है. जनरली सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स में आपको अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं दिया जाता. राइट आपको अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं दिया जाता, किसी दूसरे एलिमेंट की अमाउंट दी जाती है जिसकी मदद से आप कैलकुलेट करते. तो यू हैव नॉट बीन गिवन द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन.
राइट। आपको सिर्फ ये कह दिया गया कि मेरे पास x एम्पियर करंट y सेकेंड्स के लिए पास किया गया है। आप बताइए अगर एक इलेक्ट्रोड पे उसका वजन जो आ रहा है वो 21.6 आ रहा है तो दूसरी पर कितना आएगा? हाँ जी आर्यन शर्मा। सर जैसे आपने अभी बोला कि x एम्पियर ऑफ करंट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, और यूजुअली हमें क्वेश्चंस में नहीं दिया होता कि कितना करंट पास हो रहा है। बट सर ये क्वेश्चन मतलब इसमें तो सेकंड लॉ में है ही रेशियो, तो सर दिया हो या ना दिया हो फर्क तो पड़ता ही नहीं सर। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि वो आपको इसकी जरूरत नहीं है ना। फर्स्ट लॉ में आपको करंट दिया होता है, सेकंड लॉ की एप्लीकेशन में करंट नहीं दिया होता, किसी दूसरे एलिमेंट का मास दिया होता है, उसकी रेशियो से निकालना है। ओके सर। हाँ जी भविष्य। सेकंड लॉ में हमें सिर्फ रेशियो ही देखनी है कि अगर टाइम की या फिर उसकी रेशियो 1:1 है तो ऑफ कोर्स कट जाएगी, या रेशियो ही देखनी है बेसिकली। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है, राइट, उसके बाद रेशियो लेनी है। लॉ कहता है जब मैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता हूं थ्रू टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, then the masses deposited in two different solutions are in the ratio of their equivalent masses. Clear है? So this is basically Faraday's law. तो फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोलिसिस में हमने आज क्या समझा? हमने समझा कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर सॉल्ट के सॉल्यूशन से एक्वस सॉल्यूशन से करंट को पास करके इलेक्ट्रोड्स पर आयंस की डिस्चार्जिंग करवा रहे हैं। आयंस की डिस्चार्जिंग किसकी कब होगी ये अभी नहीं बताया गया है, वो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ने बताना है। लेकिन अगर हमें ऑलरेडी पता है कौन सा आयन डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसकी अमाउंट पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। हमने कहा माइकल फैराडे कहते हैं the amount of charge passed through the solution will decide what weight of substance will be deposited or liberated, and the proportionality constant is electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent is the ratio of equivalent weight and 96500 coulombs, right? हमने उसको competition point of view से modify किया in terms of number of moles and molarity deposited. सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे कहता है कि अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दो डिफरेंट सॉल्यूशन से पास करता हूं तो मास रेशियो जिसमें एलिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं वो इक्विवेलेंट मास की रेशियो होगी। हाँ जी कुंवर बोलिए। सॉरी सेकंड लॉ तो फर्स्ट लॉ से डिराइव है ना, क्योंकि अगर IT कांस्टेंट हो गया तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। ऑब्वियसली बेटा सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ की डेरिवेशन है। ओके सर। हाँ जी, इसीलिए मैंने कहा आपको ना फर्स्ट लॉ चाहिए ना सेकंड लॉ चाहिए। अगर आप इसे समझ लेते हो ये जो मैंने लिखा था तो आप खुद ही निकाल लोगे। यू डोंट नीड एनी लॉ। लॉ की डेफिनेशन और लॉ के फॉर्मूला इसलिए करवाए हैं कि मुझे साथ साथ स्कूल को कैरी करना है। अदरवाइज जो मैंने ये दो लाइंस पर्पल से लिखी हैं, charge on 1 mole of electron is 96500 coulomb 1 Faraday and it will deposit or liberate 1 gram equivalent of substance. That is good enough. आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, राइट? क्वेश्चन निकालने के लिए नहीं है। हाँ आपको डेफिनेशन चाहिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूले चाहते हो तो मैंने लॉज लिखवाए हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस इतना डेवलप्ड है कि बिना फॉर्मूले के आप कर सकते हैं, so these two lines are good enough for everything, right? हाँ जी भविष। सर इसका इनवर्स भी हमें पूछ सकते हैं ना, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन है और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड। हाँ वो तो वाइस वर्सा किसी भी एक्सप्रेशन में हो सकता है।